साल 1950 का समय था। सर्द हवाओं में एक अजीब सी गर्माहट थी। यह गर्माहट मौसम की नहीं बल्कि आजादी के बाद मिले उस नए एहसास की थी जिसे गणतंत्र कहा जा रहा था। 26 जनवरी 1950 को भारत ने अपना संविधान लागू कर दिया था। सदियों की गुलामी, सामंतवाद और अंग्रेजों के बनाए काले कानूनों की बेड़ियां टूट चुकी थीं। दिल्ली के लाल किले से लेकर देश के छोटे छोटे गांवों तक एक किताब की चर्चा थी, भारत का संविधान। लोगों ने सुना था कि अब राजा कोई व्यक्ति नहीं बल्कि यह किताब होगी, लेकिन आम जनता के लिए इसका असली मतलब क्या था, यह अभी साबित होना बाकी था। यह कहानी मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे धर्मपुर की है। यहाँ की फिजाओं में अब भी पुराने जमींदारों और रसूखदारों का खौफ तैरता था, लेकिन इसी कस्बे में एक नया सूरज भी उग रहा था। डॉक्टर अविनाश एक युवा, मेधावी और बेहद संवेदनशील चिकित्सक थे। वे चाहते तो लंदन या बॉम्बे में एक आलीशान जिंदगी जी सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्मपुर की मिट्टी को चुना। उनका मानना था कि असली आजादी तब तक नहीं आएगी जब तक समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को उसका हक और स्वास्थ्य नहीं मिल जाता। उनका क्लिनिक एक छोटे से जर्जर मकान में था, लेकिन वहां से उम्मीद की जो किरणें निकलती थीं, वे पूरे कस्बे को रोशन कर रही थीं। गर्मियों की शुरुआत के साथ ही धर्मपुर में एक भयानक महामारी हैजा ने दस्तक दी। बीमारी ने सबसे पहले कस्बे के उस हिस्से को अपनी चपेट में लिया जहां गरीब, मजदूर और तथाकथित निचली जाति के लोग रहते थे। उस इलाके का नाम था धूलिया बस्ती। कस्बे का सबसे रसूखदार व्यक्ति था ठाकुर गजराज सिंह, जिसके पास आधी से ज्यादा जमीनें और कस्बे का इकलौता सरकारी औषधालय डिस्पेंसरी नियंत्रण में था। जब बीमारी फैली तो गजराज सिंह ने आदेश दे दिया कि सरकारी औषधालय की कोई भी दवा धूलिया बस्ती में नहीं जाएगी, क्योंकि वहां गंदगी है और अगर वहां दवाइयां बांटी गईं तो रसूखदारों के लिए दवाइयां कम पड़ जाएंगी। जब यह खबर डॉक्टर अविनाश तक पहुंची तो उनकी रूह कांप उठी। एक डॉक्टर के लिए हर मरीज सिर्फ एक इंसान होता है जिसकी सांसें बचाना उसका धर्म है। डॉक्टर अविनाश ने अपना मेडिकल बैग उठाया, अपनी सारी जमा पूंजी से दवाइयां खरीदी और सीधे धूलिया बस्ती पहुंच गए। उन्होंने दिन रात एक कर दिया। बिना सोए, बिना खाए वे लोगों की उल्टियां साफ करते, उन्हें दवा देते और उनका हौसला बढ़ाते। लेकिन यह बात गजराज सिंह को नागवार गुजरी। उसने अपने गुंडों को भेजकर डॉक्टर अविनाश को धमकाया कि वे बस्ती में अपना इलाज बंद करें और केवल खास लोगों का इलाज करें। जब गुंडों ने डॉक्टर अविनाश का रास्ता रोका तो चौक पर सैकड़ों लोगों के सामने डॉक्टर ने गरजते हुए कहा, इंसान की जान से बड़ा कोई रसूख नहीं होता। तुम्हारा जमींदार अगर यह सोचता है कि वह तय करेगा कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, तो जाकर उससे कह दो कि वो द्वार बीत गया। मैं एक डॉक्टर हूं और जहां दर्द होगा मेरा काम वही है। ये दवाइयां गरीबों के लिए हैं और उन्हें लूटने वाले का असली चेहरा मैं सबके सामने लाऊंगा। ये महज एक बयान नहीं था, ये सदियों के अत्याचार पर एक जोरदार तमाचा था। गजराज सिंह के अहंकार को गहरी चोट लगी। उसने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए डॉक्टर अविनाश पर एक झूठा लेकिन बेहद संगीन मुकदमा ठोक दिया। मुकदमे के आरोप भारी थे। डॉक्टर अविनाश पर समाज में वैमनस्य फैलाने, प्रतिष्ठित व्यक्ति गजराज सिंह की मानहानि करने, सार्वजनिक शांति भंग करने और बिना अनुमति के सरकारी औषधालय के अधिकार क्षेत्र में अनाधिकृत क्लिनिक चलाने का आरोप लगाया गया। ये कोई आम मुकदमा नहीं था, ये पुरानी तानाशाही और नए भारत के बीच की लड़ाई थी। धर्मपुर की अदालत के बाहर तिल रखने की जगह नहीं थी। धूलिया बस्ती के लोग फटे कपड़ों में लेकिन आंखों में एक नई चमक लिए अदालत के बाहर खड़े थे। वे अपने भगवान को कटघरे में देखने आए थे। अदालत की कार्यवाही शुरू हुई। जज हरिश्चंद्र, जो ब्रिटिश काल से फैसले सुनाते आ रहे थे, अपनी कुर्सी पर बैठे। गजराज सिंह के वकील बैरिस्टर सिन्हा ने अपनी भारी आवाज में जिरह शुरू की, माय लॉर्ड, इस आदमी ने कस्बे की सदियों पुरानी शांति को भंग किया है। इसने ठाकुर गजराज सिंह जैसे प्रतिष्ठित व्यक्ति को भरे चौराहे पर अपमानित किया। इसने एक ऐसा क्लिनिक खोल लिया है जो हमारी सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देता है।
इसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए ताकि कोई और ऐसी बगावत करने की जुर्रत न करे। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा पसरा था। सबको लग रहा था कि डॉक्टर अविनाश अब माफी मांग लेंगे, लेकिन कटघरे में खड़ा वह युवा डॉक्टर किसी और ही मिट्टी का बना था। उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांति थी जो तूफानों को भी खामोश कर दे। जज ने डॉक्टर अविनाश से पूछा, क्या आपके पास अपने बचाव में कोई वकील है? डॉक्टर अविनाश ने विनम्रता से कहा, माय लॉर्ड, जब सच्चाई खुद एक वकील हो तो किसी और की क्या जरूरत? मैं अपना पक्ष खुद रखूंगा। इससे पहले कि डॉक्टर अविनाश अपनी बात शुरू करते, अदालत में एक बूढ़ी औरत लड़खड़ाते कदमों से दाखिल हुई। उसका नाम रमोला था। रमोला धूलिया बस्ती की रहने वाली थी। वह सीधे कटघरे के पास गई और जज के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। हुजूर, मुझे नहीं पता कानून क्या होता है, पर इतना जानती हूं कि जब मेरा इकलौता बेटा खून की उल्टियां कर रहा था, तब ठाकुर के लोगों ने हमें अस्पताल से धक्के मारकर निकाल दिया था। हम मरने के लिए छोड़ दिए गए थे। तब यह देवता, डॉक्टर की ओर इशारा करते हुए, हमारे घर आया था। इसने मेरे बेटे का मलमूत्र अपने हाथों से साफ किया, उसे अपने पास से दवा दी। अगर इसे सजा मिलती है तो पहले मुझे फांसी पर चढ़ा दीजिए हुजूर, क्योंकि असल मुजरिम तो मेरी गरीबी है। रमोला की इन बातों ने पूरे कोर्ट रूम की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। कई लोगों की आंखें नम हो गईं। यह कहानी का वह मार्मिक मोड़ था जहां इंसानियत चीख चीख कर इंसाफ मांग रही थी। वकील सिन्हा ने झुंझलाते हुए कहा, माय लॉर्ड, यह जबाती ड्रामा है, इससे कानून नहीं बदलता। कानून कहता है कि इन्होंने ठाकुर साहब की इज्जत उछाली है और बिना इजाजत काम किया है। अब डॉक्टर अविनाश की बारी थी। उन्होंने अपनी जेब से एक छोटी सी नीले रंग की किताब निकाली। अदालत में मौजूद सभी लोगों की नजरें उस किताब पर टिक गईं। डॉक्टर अविनाश ने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया, माय लॉर्ड, बैरिस्टर साहब बार बार जिस सामाजिक व्यवस्था और शांति की बात कर रहे हैं, वह शांति नहीं, बल्कि एक श्मशान की खामोशी है जिसे सदियों से इन गरीबों पर थोपा गया है। मैं मानता हूं कि मैंने भरे चौराहे पर ठाकुर गजराज सिंह का विरोध किया। मैं मानता हूं कि मैंने बस्ती में जाकर अपनी मर्जी से मरीजों का इलाज किया, लेकिन मैंने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने वह नीली किताब जज की तरफ दिखाते हुए कहा, माय लॉर्ड, यह भारत का संविधान है। 26 जनवरी 1950 को इस देश ने इसे अपने सीने से लगाया है। बैरिस्टर साहब शायद भूल गए हैं कि अब हम किसी राजा या जमींदार की रियासत में नहीं, बल्कि एक आजाद लोकतांत्रिक गणराज्य में सांस ले रहे हैं। पूरे कोर्ट रूम में सुई गिरने जितनी खामोशी थी। डॉक्टर के एक एक शब्द अदालत की दीवारों में गूंज रहे थे। मुझ पर पहला आरोप है कि मैंने मानहानि की और शांति भंग की। माय लॉर्ड, हमारे नए संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) इस देश के हर नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। जब एक ताकतवर इंसान गरीबों की दवाइयां रोककर उन्हें मरने के लिए छोड़ दे, तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, सच बोलना अपराध नहीं, मेरा मौलिक अधिकार है। संविधान मुझे यह ताकत देता है कि मैं अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर सकूं। मेरी आवाज से उनकी झूठी शान जरूर भंग हुई है, लेकिन कोई शांति भंग नहीं हुई। डॉक्टर अविनाश एक पल के लिए रुके, रमोला की तरफ देखा और फिर जज से कहा, मुझ पर दूसरा आरोप है कि मैंने बिना इजाजत के धूलिया बस्ती में अपनी मेडिकल प्रैक्टिस क्यों की। माय लॉर्ड, इसी संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) मुझे कोई भी वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। एक डॉक्टर के रूप में यह मेरा संवैधानिक अधिकार है कि मैं इस देश के किसी भी कोने में, किसी भी गली में जाकर अपनी सेवाएं दे सकूं। मुझे किसी मरीज का इलाज करने के लिए किसी जमींदार की इजाजत की दरकार नहीं है। संविधान ने मुझे आजादी दी है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से, बिना किसी डर या भेदभाव के कर सकूं। इसके अलावा माय लॉर्ड, संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नजर में सब समान है। ठाकुर गजराज सिंह का खून लाल है तो इस रमोला काई का खून भी लाल है, और अनुच्छेद 21 हमें जीने का अधिकार देता है। दवा न देकर गरीबों को मरने देना अनुच्छेद 21 की हत्या थी। मैंने तो बस संविधान की रक्षा की है।
यदि एक बीमार को दवा देना और जालिम को जालिम कहना इस नए भारत में भी जुर्म है, तो माय लॉर्ड, मुझे हर सजा मंजूर है। डॉक्टर अविनाश के इस भाषण ने मानो अदालत में बिजली दौड़ा दी थी। यह केवल एक बचाव नहीं था, यह उस नए भारत की आत्मा की हुंकार थी जो अब जन्म ले चुका था। कोर्ट रूम के बाहर खड़े लोगों को शायद संविधान के अनुच्छेदों का मतलब नहीं पता था, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया था कि यह नीली किताब उनका सबसे बड़ा रक्षा कवच है। जज हरिश्चंद्र, जो अपनी पूरी उम्र अंग्रेजों के दमनकारी कानूनों को मानते आए थे, आज उनकी आंखों में एक नई रोशनी थी। उन्होंने अपना पेन उठाया और फैसला लिखना शुरू किया। अदालत की धड़कनें तेज हो गई थीं। कुछ देर बाद जज साहब ने अपना सिर उठाया और कहा, यह अदालत आज एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। इस मुकदमे ने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आजादी का असल अर्थ क्या है। डॉक्टर अविनाश ने आज सिर्फ अपना बचाव नहीं किया है, बल्कि इस अदालत को और पूरे समाज को संविधान की आत्मा से परिचित कराया है। जज ने सख्त लहजे में ठाकुर गजराज सिंह की तरफ देखा और कहा, यह अदालत स्पष्ट करना चाहती है कि जमींदारी और रसूख का युग अब खत्म हो चुका है। अब इस देश में केवल एक राज्य चलेगा और वह है संविधान का राज्य। डॉक्टर अविनाश द्वारा गरीबों का इलाज करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना कोई अपराध नहीं है, बल्कि यह उनके मौलिक अधिकारों का प्रयोग है। अतः यह अदालत डॉक्टर अविनाश को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी करती है। इसके साथ ही ठाकुर गजराज सिंह पर सरकारी दवाइयों की कालाबाजारी और लोगों को इलाज से रोकने के जुर्म में मुकदमा दर्ज करने का आदेश देती है। जैसे ही जज ने अपना हथौड़ा मेज पर मारा, अदालत के बाहर जयकारे गूंज उठे। रमोला रोते हुए डॉक्टर अविनाश के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। बाहर खड़े हजारों लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आज उन्हें पहली बार लगा था कि यह देश वाकई उनका अपना देश है। डॉक्टर अविनाश जब अदालत से बाहर निकले तो उन्हें लगा कि यह जीत सिर्फ उनकी नहीं है, बल्कि उस नीली किताब की है जिसने एक आम इंसान को राजाओं की आंखों में आंखें डालकर सच बोलने की ताकत दी थी। उन्होंने भीड़ की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और अपने क्लिनिक की तरफ चल दिए, क्योंकि अभी भी कई मरीजों को उनकी जरूरत थी और अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। अब जानिए इस कहानी से हमें क्या जरूरी सीख मिलती है। संविधान केवल कागजों पर लिखी गई धाराओं का एक समूह नहीं है, यह एक जीवंत दस्तावेज है जो समाज के अंतिम व्यक्ति के आंसुओं को पोंछने का अधिकार देता है। हमारी आजादी बोलने की, काम करने की तभी तक सुरक्षित है जब तक हम अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाने का साहस रखते हैं। जब एक नागरिक अपने अधिकारों को ढाल और इंसानियत को अपना कर्म बना लेता है, तो बड़े से बड़ा अहंकार भी अदालत के कटघरे में घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। दोस्तों, वीडियो का अंत तो हो रहा है, लेकिन बाबा साहेब के विचारों का अंत कभी नहीं हो सकता। इतिहास के पन्नों में दबी उनकी सच्चाइयों को दुनिया के सामने लाने का हमारा यह एक छोटा सा प्रयास है। बिना आपके साथ के ये सफर बहुत मुश्किल है। इस मिशन को बिना रुके आगे बढ़ाने के लिए हमें आपके आर्थिक सहयोग की बहुत आवश्यकता है। स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके आप हमारी मदद कर सकते हैं, ताकि बाबा साहेब की कहानी हर घर तक बिना किसी रुकावट के पहुंच सके। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दें। हम आपके हर कमेंट का इंतजार करते हैं। मैं इस अंबेडकर साहब जी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी हुई छोटी बड़ी जानकारियां लेकर आता हूं, जो हर भारतीय को जाननी चाहिए। अगर आप महामानव के इस सफर के सच्चे साथी बनना चाहते हैं और उनके बारे में और गहराइयों से जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं बाबा साहेब के विचार आपके जीवन को भी उसी तरह रोशन करेंगे जैसे उन्होंने पूरे देश को किया था। जय भीम, जय भारत।